लाइव जो है किन्हीं कारण से वो लाइव कट गया था और नेटवर्क इशू था। और जैसा मैंने आपको बताया, आप जानते भी हैं, जैसे मैं लाइव आता हूँ तो कुछ लोगों को तो वैसे तकलीफ हो जाती है, तो वो फिर अपनी तरह के जो हैं किस्से कारनामे करते हैं। अब सरकार उनके हाथ में, ताकत उनके हाथ में, तो कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी आज मिलने वाली है वो बहुत ज़रूरी है, गंभीर है। और ये हमारे, क्योंकि मैंने कहा कि इस देश का 90% बहुजन समाज जो है वो गांव में निवास करता, गांव में रहता है। और गांव में तक जानकारी के लिए, जहां लाइट नहीं है, जहां टीवी नहीं है, वहां मोबाइल फ़ोन है, वीडियो, फेसबुक वो लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप वो लोग यूज करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा फैला दें, शेयर कर दें, तो सभी लोगों तक चली जाएगी। और जो मैंने कहा, ये विश्वसनीय जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं हमारे एक्स जो हैं रेजिडेंट ऑफ डॉक्टर एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, और लगातार जो हैं टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे इसकी जानकारी देते रहते हैं। मुझे लगा कि आज ज़रूरी है कि अपने लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारे लोग ही इस लाइन में सबसे पीछे हैं। और जानकारी ना होने के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारी से त्रस्त भी हैं। तो किस तरह से आपको बचना है और किस तरह के अफवाह इसको लेकर फैलाई जा रही है, किस तरह से हम लोग इससे दूर रह सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियों को लेके हम लोग परेशान हो जाते हैं, उसको कोरोना समझ बैठते हैं, तो उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये जानने को मिलेंगी। अब मैं सीधे डॉक्टर साहब से जुड़वाता हूँ आप लोगों को, कि डॉक्टर साहब से आप जुड़कर जो हैं इसकी जानकारी हासिल कर लें और गंभीरता से अपने परिवार तक पहुँचाएं। सबसे बड़ा इशू है कि जानना ही बहुत कुछ नहीं है, उसको अपने परिवार तक भी पहुँचाना, जिससे कि हमारे लोग इससे सुरक्षा की भावना महसूस कर सकें, सुरक्षित हो जाएं। आप लोगों की जीवन बहुत कीमती है, तो इसलिए मैं फिर शुरुआत करूंगा डॉक्टर साहब से, कि डॉक्टर साहब एक बार फिर दोबारा से शुरू करके सारे उस चीज़ों को गंभीरता रख दें। जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। मैं आज आप लोगों से कोरोना वायरस के बारे में बात करने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि ये वायरस ने पूरी दुनिया में एक तबाही मचा रखी है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग इस वायरस को अच्छे से समझते नहीं हैं। खासकर हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जा सके। ये वायरस से बचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इसके लक्षणों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके 3 महत्वपूर्ण जो मेन लक्षण हैं, जो ज़्यादातर मरीजों में, मतलब 70 से 80%, अगर 10 में 10 मरीजों को होगा तो उसमें से 8 में ये लक्षण दिखेंगे। वो है कि जहाँ तो बुखार आएगा, जहाँ सूखी खांसी होगी, जहाँ फिर सांस फूलेगा। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं। उसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे बहुत कमजोरी जैसा लगना, या फिर कोई काम करने का मन नहीं करना, जहाँ उसके साथ साथ दस्त लग जाने, जहाँ उसके साथ साथ और भी के लक्षण हैं, जैसे कई बार हाथों पे रैशेज। और ये लक्षण जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुखार, खांसी और सांस फूलना, इनको पूरे अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आसपास किसी में भी ये लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले तो उसे तुरंत आइसोलेट कर देना है, बाकी घर वालों से और बाकी समाज से उसे एक कमरे में आइसोलेट करना है। और अगर ये लक्षण और ज़्यादा गहरे होते जाएं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके और जांच करवानी है। बाकी इसमें प्रिवेंशन के, अगर मतलब मैं ये कहूँ आपके, आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, तो उसके भी एक कायदे कानून है। कायदे कानून में सबसे पहली चीज़ है फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि 6 फुट की दूरी रखनी है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये वायरस इंसान से इंसान में जाता है, और ये वायरस की जो कूद है, जो मैक्सिमम ये खांसी में या छींक में ये मैक्सिमम जा सकता है, वो 6 फुट तक जा सकता है। तो आपने 6 फुट की दूरी इंसान से बना के रखनी है, उससे नजदीक में नहीं आना है। ये तो है पहली चीज, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने, अब ये हो गया कि चलो इन्फेक्शन वाला कोई मरीज है, उससे आपने दूरी बना ली, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन वाले मरीज ने कहीं छींक दिया, खांस दिया, और वो वायरस जो है वो किसी टेबल पे है, या गिलास पे है, या दरवाजे के नॉब पे है, किसी ऐसी जगह पे है, आपने उनको जैसे ऐसे हाथों से उनको टच कर लिया, और उसके बाद वही हाथ आपने अपने नाक, मुंह या कान पे लगा लिए, तो भी आप इस इन्फेक्शन को ले सकते हो। मतलब 2 तरीके हैं। पहला डायरेक्ट, जब सीधा मरीज ने आपके मुंह पे छींका या खांसा। दूसरा तरीका,
जब आपने हाथ लगा लिया किसी ऐसे सरफेस को जहां पे इन्फेक्शन है और वो आपने अपने मुंह पे या नाक पे या कान पे लगा लिया, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या बचाव करना है, वो है कि मुंह या नाक या आंख को छूना नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। बाय चांस आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, हालांकि अभी लॉकडाउन है, ज्यादातर लोग अंदर हैं, बाहर निकलना पड़ रहा है, कोई सामान लेने जा रहे हो, सामान जब लेने जाते हैं तो कोई ना कोई सरफेस को हाथ लग जाता है, लेकिन गलती से भी वो हाथ मुंह पे नहीं लगाना है। तो उससे पहले क्या करना है, अगर कोई चीज खानी है या मुंह को हाथ लगाना पड़ रहा है तो हाथों को अच्छे से धोना है। 40 सेकंड तक आपने अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। साधारण जो घर का साबुन है उसे इस्तेमाल करना है, उससे बेहतर कोई और वायरस को नहीं मारता है, बहुत अच्छे तरह से वो वायरस को मारता है। उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है। हाथ का हर कोना साफ होना चाहिए। मतलब इसमें अगर आपने किसी तरह की लापरवाही बरती हाथ धोने में, सिर्फ एक दिखावे के तौर पे पानी पे ऐसे फेर लिया और लगा कि मेरे हाथ ठीक हो गए, नहीं, उनका पूरा प्रॉपर टेक्निक है। आगे से हाथ साफ होने चाहिए, पीछे से हाथ साफ होने चाहिए, उंगलियों के बीच में से हाथ साफ होने चाहिए, नाखून ऐसे साफ होने चाहिए, ये अंगूठा पूरा आपको साफ करना है, कलाई साफ करनी है। मतलब पूरा हाथ का एक एक हिस्सा जब आपका साफ हो जाएगा, पूरे 40 सेकंड लगते हैं इसमें, इतना टाइम देके जब आप हाथ साफ करोगे तो उसके बाद आप कह सकते हो कि अब मेरे हाथ जो हैं वो वायरस से साफ हो गए हैं और अब मैं कुछ चीज का सेवन कर सकता हूं। इसके अलावा अगर अब हम आएंगे बातों पे, जो बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं आजकल, उन अफवाहों में सबसे पहली जो मेरे को सबसे ज्यादा सुनने में आ रही है, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये कोरोना वायरस मच्छर के काटने से भी हो जाता है। देखिए ये सरासर अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस वायरस का सिर्फ एक ही तरीका है इन्फेक्शन का, और वो है अगर कोई इन्फेक्शन वाला आदमी, औरत, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और आपने जो है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आके उनसे इन्फेक्शन ले लिया। मतलब इंसान से इंसान को जा सकता है, मच्छर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मच्छर काटने से दूसरी बीमारियां होती हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बाकी और बीमारियां होगी, लेकिन कोरोना नहीं होता। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जो बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि शराब का सेवन करने से कोरोना का वायरस मर जाएगा। इस वजह से हमारे बहुत सारे साथी शराब, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है तो शराब ही पिए जा रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं शराब को खरीदने में। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। जो विश्व का जो स्वास्थ्य संगठन है WHO, वो भी इस बात को बोल चुका है कि घर में आप रह रहे हैं लेकिन शराब का सेवन नहीं करना है, इसका बहुत नुकसान है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी इसकी परेशानी है वो ये है कि शराब आपकी जो इम्यूनिटी है, शरीर की वायरस से लड़ने की जो क्षमता है उसको कम कर देती है। तो मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रेगुलरली शराब पीते रहोगे। तो इसलिए शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, लीवर के लिए हानिकारक है और एक तरीके से वायरस को आमंत्रण देने वाली बात है। इसको बिल्कुल अवॉइड करें, शराब बिल्कुल ना पिए। उसके साथ अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे एक लाला जी हैं, लाला रामदेव, उन्होंने ये बात कही कि नाक में सरसों का तेल डालो तो वायरस जो है गले के रास्ते उतर के पेट में जाएगा, एसिड में मर जाएगा। देखिए इस तरह की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये बाबा लोग इनके अपने भक्त हैं, वो चाहे नाक में तेल डालते रहें, जो उन्हें करना है करने दें, लेकिन आप लोग क्योंकि समझदार समाज से हैं, समझदार लोग हैं, इस तरह की मूर्खता की बातों में नहीं आना है। नाक में तेल वेल डालने से कुछ नहीं होता। कोई अकेला वायरस नहीं बैठा अंदर नाक के कि आपने तेल डाला और वो फिसल के नीचे गिर गया। वायरस जो है उसका अपना एक तरीका है इन्फेक्शन करने का, वो इन्फेक्शन करता है। लेकिन अगर आपने जो मैंने पहले बातें बताई उसको फॉलो कर रहे होंगे तो आप तक ये वायरस नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये फालतू में अपना नाक वाक चोक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अभी हमने एक और चीज जो सुनने में आई, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके बारे में बहुत बात की कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां अभी आ गई हैं, उसको कहते हैं सुबह शाम उसका काढ़ा बना के पियो, या फिर कह रहे हैं कि चाय के डिप्स में बना के पियो। उन दवाइयों को, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उससे उनका कहना है कि उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। देखिए मैं डॉक्टर हूं, मैंने कम से कम भी 15 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करी है।
मैंने तो आज तक ये शब्द नहीं सुना इम्यूनिटी बूस्ट करना। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से सुना है मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि इम्यूनिटी बूस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट अगर ज्यादा इम्यूनिटी हो जाए शरीर में तो उसकी भी बीमारियां हैं, तो इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इम्यूनिटी का एक बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब सबसे पहले तो इम्यूनिटी, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो मेरा शरीर उसके खिलाफ लड़ता है और लड़के उस वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है और मेरे शरीर को सुरक्षित कर देता है। इसको बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है, पहली चीज फिजिकल एक्टिविटी। रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना है। हाँ, पता है कि सब लोग घरों में हैं, तो घरों में ही किसी तरीके से आप जो है थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर ली, या कोई और पैटर्न जो अपनाते हैं उनको कर लीजिए, लेकिन जहाँ योगा कर लीजिए। घर में किसी तरह से अपना एक्टिविटी आधा घंटा एटलीस्ट आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरी चीज, आपने पौष्टिक आहार खाना है। कोई भी तली हुई, मसाले वाली, गलत चीजें, ऐसी चीजें नहीं खानी है। शुद्ध जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनको खाइए। नॉनवेज खाना चाहते हैं तो नॉनवेज भी खाइए, अंडा खा सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसी, मतलब जो चीजें पौष्टिक आहार दें। ये दो चीजें ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटी और अच्छा खाना। उसके अलावा बाकी काढ़ा वाड़ा पीना, ये सब चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा एक और जो चीज बहुत ज्यादा अफवाह उड़ाई गई, जिसका हमें डॉक्टरों को सबसे ज्यादा क्षति हुई या सबसे ज्यादा बुरा लगा, जो चेन्नई में हुआ था कि हमारे डॉक्टर साहब को वहां पे दफनाने तक नहीं दिया गया उनकी मौत के बाद, क्योंकि एक अफवाह थी लोगों के दिलों में कि अगर डेड बॉडी को वहां पे दफनाया जाएगा तो उससे सारे इलाके में इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। डेड बॉडी कोई ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क नहीं पोज करती। ऐसा नहीं है कि हम शमशान घाट में उनको जलाते हैं या कब्रिस्तान में दफनाते हैं तो उससे कोई इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बॉडी मिलती है तो बहुत अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके, ऊपर से एक चादर में रैप करके, उसे सैनिटाइज करके मिलती है। अगर सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि ज्यादा लोग वहां इकट्ठे ना हो, उसका कारण ये होता है कि अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, उनमें से किसी को इन्फेक्शन होगा तो वो सबको इन्फेक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेड बॉडी से इन्फेक्शन ले सकते हैं। डेड बॉडी कोई एक्स्ट्रा रिस्क पोज नहीं करती। इसलिए अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज हो रही है तो लोगों के प्रति संवेदना रखें। उनके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हुई है, उनके प्रति संवेदना रखें। किसी से भी कोई ऐसी दूर की भावना ना रखें। और जितने भी आपके आसपास डॉक्टर्स रहते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, स्वीपर हैं, अस्पतालों में काम करने वाले हैं, उनके प्रति अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त करें, उनका साथ दें। वो इस वक्त बहुत एक ऐसे समय से जूझ रहे हैं जहां वो दिन रात अस्पताल में भी परेशान है। अगर यहाँ पे घरों में आप उनके साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब ये डॉक्टर साहब, ये कोरोना क्या ये कोई जाति धर्म देख के आता है क्या? कोरोना तो वायरस है, और वायरस कोई ना जाति देखता है ना धर्म देखता है। वायरस सिर्फ ये देखता है कि कौन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। वो प्रोटोकॉल्स हैं जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई यहाँ मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, यहाँ या कोई स्पेशल लोग कोरोना, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? ये देखिए भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के बर्बाद किया गया है। जानबूझ के प्राइवेट को सहारा दिया गया है और इतना बेच दिया है आज हेल्थ केयर को कि आज अगर इलाज की बात की जाए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब इलाज के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो अल्टीमेटली आपको एक बलि का बकरा चाहिए जिसके सर पे आप सारा का सारा ठीकरा मर सको कि इनकी वजह से इतनी जाने गई हैं, नहीं तो हम बचा लेते। तो क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है तो आज अगर किसी को बनाया जा रहा है तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है उनको, वरना किसी की कोई गलती नहीं है। ये इन्फेक्शन जो है आज से 1-1.5 महीने पहले तक यही सरकार जो है वो ये मानने को भी तैयार नहीं थी कि ऐसी कोई स्थिति इंडिया में आने वाली है। कुछ नहीं सुनने मना किया हेल्थ मिनिस्टर ने 13 मार्च को कि ये महामारी नहीं है, ये कोई महामारी इसे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे और दूर दूर देशों तक अपने, हमारे खुद के जो डॉक्टर्स को जो सबसे ज्यादा जरूरत है मास्क की और किट्स की, पीपी किट्स की, ग्लव्स की, ये सरकार बाहर भेज रही थी, सैनिटाइजर तक बाहर भेज रही थी। मतलब उसे एक तरीके से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी समझ रही थी। बाकी रहा है
देखिए, डॉक्टर साहब ने कुछ अहम जानकारी आप लोगों को दी है आज, और मैं आपसे ये कहूँगा कि घर पे हैं तो अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तभी तो आप बहुजन मूवमेंट को आगे चला पाएंगे, तभी तो बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ेगी। तो खुद स्वस्थ रहिएगा, और विशेषकर मैं युवाओं से कहता हूँ एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा, 100% होगा, और स्वस्थ रहेंगे आप। अच्छी सेहत भी जो है सबसे बड़ा खजाना होता है, सबसे बड़ी जो है पूंजी होती है, तो सेहत भी अच्छी ज़रूरी है। मैं आपसे एक और चीज़ ये कहना चाह रहा था कि देखिए, आप घर हैं, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, 124 से लेके 147 तक कॉलेजियम सिस्टम जिस पे हम बहस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह जजों की नियुक्ति, उनके भत्ते, उनका कार्य, सब चीज़ें होती हैं, वो है। मैं युवाओं से चाहूँगा, बहुजन समाज के युवाओं से उसको ज़रूर पढ़ें, और भविष्य में भी डॉक्टर साहब जो है समय समय पे और भी बीमारियों से जुड़ी जानकारी और भी जो अफवाह और जो कुछ भी चल रहा है उसके खिलाफ जो है पूरी जानकारी के लिए इस पेज से जुड़ते रहेंगे, या एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद एक पेज है उससे जुड़ते रहेंगे, या आज़ाद समाज पार्टी पेज से जुड़ते रहेंगे। तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको लाभ होगा, और आपके परिवार में, क्योंकि आप भी चाहते हैं आपके परिवार के सब लोगों की जान कीमती है, वो भी सुरक्षित रहें, तो ये इसका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जाननी जरूरी है। अफवाहों से बार बार नुकसान होते हैं, अफवाहों के परिणाम आप देख भी चुके हैं। तो छोटा रोजगार, सही कह रहे हैं लोकेश जी, छोटा रोजगार तबाह हो चुका है बिल्कुल। सरकार को शराब के ठेकों की और शराब कंपनियों की और पूंजीपतियों की है। आज दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। डीजल के दाम 7 रुपये बढ़ाए गए हैं। आप समझिए कि जनता, सरकार को अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, जनता से ही वसूलेगी, और जनता के का जो है वो गाड़ी के, जनता की जो मेहनत की कमाई है उसको छीन के जो है सरकारें चलाएगी। ये देश में चल रहा है। खैर छोड़िए, आपकी तो सरकार नहीं है। बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जिम्मेदारी से सीखें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 को, इसको जरूर पढ़ें। और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगर किसी को कोई परेशानी हो, कहीं भी कोई एट्रोसिटी का मामला हो, तो वो 9808777741 पर व्हाट्सअप कर सकता है आसानी से, जो उस मामले को हम लोग उठा सके और उसमें न्याय दिला सके। दोबारा से सुन लीजिए, 9808777741। मैं आने वाले समय में और भी नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे सीधे ट्विटर पे से नहीं जुड़ पाए हैं अभी, तो वो परेशानियां होती है, और छोटी छोटी घटनाएं हमें कैसे मिले और किस तरह से हम उनकी मदद करें। तो इसके लिए जो है ये नंबर आने वाले समय अधिकारियों से, सरकारों से बात कर सकते हैं। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देश में अगर कोई पिस रहा है तो वो इस देश का किसान है, मजदूर है, और हम सब लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं। हमें समझना चाहिए कि भूख से भी मर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और ये 72 साल की डेमोक्रेसी में मिला है। एक इमरजेंसी नहीं संभाल पाई है सरकार। एक बार परेशानी हुई तो सरकार हम लोगों को रोटी नहीं उपलब्ध करा पा रही। आप समझिए कि बड़े बड़े दावे करने के पीछे क्या, बुलेट ट्रेन और इन सब चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई है, आप खुद समझ लीजिए। तो मंगल कामनाएं उन सब लोगों के लिए, उन सब मजदूर भाइयों के लिए जो सड़क पर हैं, खाने से भी मोहताज हैं, पीने से भी मोहताज हैं, पानी से और दवाइयों से मोहताज हैं, उनके बच्चे भी परेशान हैं और घर जाने से परेशान हैं। कुछ सरकारें कर रही हैं, उनका धन्यवाद, लेकिन बाकी लोकतंत्र की क्या हकीकत है और क्या स्थिति में देश है वो तो समझ आ चुका। तो ये तभी बदलेगा जब यहाँ इस देश के बहुजनों का शासन आएगा, तभी ये बदलेगी स्थिति। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।